हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मॉडल्स के नेक्स्ट जो यूज हैं, जिसे हम वुड कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज वुड एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर हेल्पिंग वर्ब वुड। तो देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ वुड में हमें इसका हिंदी में अर्थ समझना होगा। तो अगर हम इसे हिंदी में अर्थ निकाल रहे हैं तो इसके मुख्य रूप से दो अर्थ आएंगे। पहला अर्थ आपका होगा हम गागेगी। अगर फ्यूचर टेंस के सेंस में लिया जाए तो फ्यूचर टेंस के सेंस में गागेगी अर्थ देगा। और यदि हम इसको पास्ट टेंस के सेंस में लें, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर विल का हम जब उड लिखते हैं तो विल का जो उड होता है, यह उड जो है पास्ट टेंस है। तो अगर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में भी अर्थ देगा, साथ ही साथ ये फ्यूचर में भी आ रहा है इसलिए फ्यूचर का भी अर्थ देगा। तो ये था थे थी, इसका जो है एक अर्थ ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है था थे थी। अब देखिए, जैसे मतलब उड का दो अर्थ होगा। गागेगी ये आपका जो है फ्यूचर के लिए होगा, फ्यूचर टेंस के आने पर। और दूसरा आपका जो है था थे थी, ये पास्ट टेंस के आने पर होगा। तो ये दो, एक बात क्लियर हो गया यहाँ कि वुड का प्रयोग हम दो टेंसेज के आने पर करेंगे, या तो वो फ्यूचर टेंस होगा अथवा आपका पास्ट टेंस होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं कैसे इसका यूज होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस में जैसे आपका विलिंगनेस है, ये आपका पहला पॉइंट है, और या ऑफर इसी में कह सकते हैं। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है आपका, यह भी है दूसरा पॉइंट। तीसरा गेस या पॉसिबिलिटी है, यह भी है। तो ऐसे स्थिति में ये तीनों के तीनों जो दिए गए हैं, सचमुच में ये तीनों लोग जो है फ्यूचर में यूज होते हैं, ये बात आपको समझना है। और जहां तक टेम्पोररी हैबिट की बात है, कंडीशनल सेंटेंस है, इनडायरेक्ट की बात है, तो यहाँ पर जो वुड प्रयोग किया जाएगा वो पास्ट टेंस में होगा। तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल्स को, तो ज्यादा आसानी होगा। पहला उदाहरण देखिए, विलिंगनेस या ऑफर, या इसी में आप जो है एक और इनविटेशन भी कह सकते हैं। ऑफर इनविटेशन का मतलब एक ही है, ऑफर आर आर इनविटेशन, चाहे आप ऑफर कहिए चाहे इनविटेशन कहिए, तो इस तरीके से आपका दोनों एक ही है। तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स, तो सबसे पहले पहला उदाहरण हम लेते हैं कि अगर हमें ये कहना हो, फ्यूचर का जो टेंस है उस टेंस में वुड का प्रयोग करने के लिए अगर हमें ये कहना हो कि क्या क्या आप दरवाजा दरवाजा खोल देंगे, खोल देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके से इसमें इच्छा की बात हो रही है, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। तो ऐसे में वुड हम पहले लगा देंगे और वुड यू हो जाएगा, और फिर आपका ओपन हो जाएगा और द डोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका विलिंगनेस हो गया, पहला पॉइंट। मान लीजिए विलिंगनेस है, विलिंगनेस यानी कि इच्छा की बात हो गई, किसी की इच्छा पूछना चाह रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। अब आइए दूसरा पॉइंट है ऑफर के लिए। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वुड यू और वुड यू टेक टी, अगर आपसे ऐसा कहा जाए, क्या आप चाय पिएंगे, चाय लेंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका ऑफर है। ये क्या है, ऑफर है। किसी को आप पूछ रहे हैं, इनविटेशन है, ऑफर या इनविटेशन है। तो इस तरीके से यह भी आपका जो है दूसरा उदाहरण हो गया। और किसके लिए हो रहा है, फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर टेंस के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि इसका हिंदी वर्ड क्या बनेगा, इसका तो आप बना चुके हैं। वुड यू टेक टी माने आप क्या आप चाय लेंगे, चाय लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं गागेगी आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका दूसरा प्रयोग ऑफर और इनविटेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, पहला दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट गेस या पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए तीसरा उदाहरण आपका इस प्रकार होगा कि अगर कहा जाए कि सी और इसके बाद कहा जाए वुड और बी और इसके बाद 60। अब देखिए इसका हिंदी क्या बनेगा, इसका हिंदी ये होगा कि वह 60
वह 60 साल की होगी, वह 60 साल की होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं वह 60 साल की होगी, तो इसमें आपका उड़ आ रहा है, यानी कि यह जो है क्या है, यह आपकी गेस या अनुमान है या संभावना है कि वो 60 साल की होगी। तो इसको आप कह सकते हैं ये गेस है, अथवा यहाँ पर आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि वह जो है 60 साल की होगी। अब यहाँ पर एक बात और मैं समझाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ आने पर कंफ्यूज हो सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि भाई इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि जैसे मान लीजिए मे का प्रयोग पढ़ा था, फिर आपने माइट का प्रयोग पढ़ा था, और फिर इसके बाद जो है इसी में आपने देखा कि विल का भी प्रयोग पढ़े थे, और फिर यहाँ वुड भी आ गया है। तो ये सब क्या माजरा है, इसी में मान लीजिए कुड आ जाए तो इसका क्या माजरा है। तो आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ एकदम क्लियर कर देते हैं, तो थोड़ी बात और आपको आसानी हो जाएगी। जहां तक गेस और पॉसिबिलिटी का सवाल है, इसमें ये जरूरी नहीं केवल आप वुड ही लगाएंगे, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए शी वुड बी 60 लिखा है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शी विल बी 60, विल बी 60 लिख सकते हैं, शी विल बी 60। और फिर अथवा लिख सकते हैं सी, और फिर लिख सकते हैं मे बी 60, मे बी 60 लिख सकते हैं, इस तरीके से मे बी 60 लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं अथवा करके सी माइट बी 60, सी माइट, सी माइट बी और 60 लिख सकते हैं। तो अब फिर इसी प्रकार यह भी लिख सकते हैं कि अगर चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, सी कैन बी 60 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अथवा आप चाहें तो सी कुड भी लिख सकते हैं, सी कुड और बी, और इसके बाद लिख सकते हैं 60, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न ये बन जाता है कि इनमें से सबसे सही कौन है, कौन सा सही हम मानेंगे। तो देखिए सही सब है, ऑल आर इक्वल एंड आर करेक्ट, ये सब के सब सही हैं, कोई इसमें कमी नहीं है। बस अंतर इस बात का है कि देखिए अगर कहा जाए कि सी विल बी 60, तो ये मान के चलिए कि आप 50% यानी कि 50% ये संभावना है कि वो 60 साल की होगी। परंतु अगर हम विल का पास्ट टेंस वुड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 30% संभावना है कि वो 60 साल की होगी। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ जो है गागेगी देगा। अब ये आपका हो गया विल और सेल, विल आने पर 50%, वुड आने पर 30%। इसी प्रकार हम आते हैं मे के बारे में, अगर मे आ गया तो ये भी आपका 50% होगा, संभावना प्रबल है। और अगर माइट आ रहा है तो ये आपका 30% होगा। बस अंतर किस बात का होगा, सी में भी 60 माने वह है 60, वह 60 साल की हो सकती है, हो सकती है। अब देखिए यहाँ जो प्रयोग हुआ हो सकती है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए हुआ, यह आपका फ्यूचर के लिए हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस का, तो ये प्रेजेंट के लिए भी हुआ। और दूसरी बात यहाँ देखिए सी कैन बी 60, यह भी प्रेजेंट टेंस के लिए है, और सी कुड बी 60। तो इसमें भी अगर कैन आ रहा है तो कैन के साथ आप 50% मान के चलें, और अगर कुड भी आ रहा है तो थोड़ी कम सा पॉसिबिलिटी है, 30% है। परंतु अर्थ सब दे रहे हैं, कैन और मे दोनों का, यहाँ पर कैन अथवा मे इन दोनों का समान अर्थ है, और केवल अंतर है विल और वुड में। अंतर किस बात का है कि ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहे हैं, और जबकि केवल आपका यह दोनों फ्यूचर टेंस में हो रहा है। तो ये बातें हैं, ये चक्कर है और कोई बात नहीं है, अर्थ सब बराबर देते हैं। तो हमारा मूल मकसद इसको नहीं है, मूल मकसद इसमें है कि सी वुड बी 60, ये आपको समझना था कि वुड का प्रयोग हम कब कर सकते हैं। वुड का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर किसी चीज का अनुमान लगाया जा रहा है, किसी चीज का आप जो है पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, चाहे थोड़ी सी संभावना क्यों ना हो, तो उसके लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, ये समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आइए देखते हैं नंबर 4, अगला पॉइंट आपका है टेम्पोररी हैबिट के लिए। तो हम नंबर 4 देखते हैं, टेम्पोररी हैबिट के लिए क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई पास्ट टेंस की हैबिट हो जो एक तरह से अस्थायी हैबिट हो, जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि जब मैं
15 साल का 15 साल का था, तब मैं अंग्रेजी बोला करता था। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है। यहाँ पर अक्सर जो है एक बात ये आ जाती है कि अगर हम ये लिखें कि तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, ध्यान दीजिए, अगर हम बोला करता था और इसके अलावा लिखा कि बोल सकता था, तो यहाँ पर अर्थ दूसरा हो जा रहा है, इसलिए बोल सकता था ये नहीं लगाना। अगर बोल सकता था रहेगा तब तो ये आपका कुड का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ बात आ रहा बोला करता था, यानी कि ये हैबिट में है, आदत में है, और ये आदत आपका अस्थायी है, परमानेंट आदत नहीं है। अगर परमानेंट आदत होगी, अस्थायी आदत होगी, तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना कि आदत होनी चाहिए, लेकिन उसमें बोला करता था ये सेंस आपको समझना है। बोला करता था, पढ़ा करता था, देखा करता था, सुना करता था, ये इस तरह की हैबिट, इस क्रिया से, इसके हिंदी की क्रिया से ही पता चल जा रहा है कि हैबिट की बात हो रही है, तब हम जाकर के इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि व्हेन आई वाज हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, I was 15 years old। जब मैं 15 साल का था, तो मैं अंग्रेजी बोला करता था, तो इसमें लिखेंगे आई वुड हो जाएगा, और इसके बाद टॉक हो जाएगा, और फिर इन इंग्लिश हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वुड आया है ना, आई वुड टॉक इन इंग्लिश, यहाँ लिख दे रहे हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उड का प्रयोग किया गया, तो यह उड का प्रयोग किसी जो है अतीत काल का, यानी पास्ट टेंस के किसी हैबिट के लिए, वो भी कौन से हैबिट, टेम्पोररी हैबिट, अस्थायी हैबिट के लिए यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप उड का प्रयोग किसी हैबिट के लिए कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि अस्थायी आदत के लिए आपने उड लगाया है, तो यहाँ एक बात ये समझना है कि जैसे कुछ क्रियाएं होती है, जैसे स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, और इसी प्रकार एक होता है नॉन स्टेटिव वर्ब। तो जो स्टेटिव वर्ब है ना, इनके साथ हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे स्टेटिव वर्ब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका थिंक है, जैसे मान लीजिए सी हुआ, जैसे मान लीजिए फील हुआ, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, इसी प्रकार अपीयर हुआ, जैसे मान लीजिए आपका जो है इसी में आ जाएगा नो हुआ। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि ऐसे क्रियाओं को ध्यान रखना कि अगर इनमें से स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव का मतलब जो फोर्सफुल क्रियाएं हैं, फोर्सफुल, जिसको आप कैजेटिव भी कह सकते हैं, कैजेटिव वर्ब कह सकते हैं, तो इनके साथ कभी भी उड का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इनके साथ हमेशा यूज्ड टू का प्रयोग होगा, और इसके बारे में डिटेल्स जो अध्ययन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे, आने वाले समय पर ये बताया जाएगा। लेकिन यहाँ जो बात है उड का, तो उड का प्रयोग जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ जो टाक आ रहा है, ये एक ऐसी क्रिया है जो नॉन स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं में एक्शन, देखिए अगर एक्शन है, जिन क्रियाओं के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, तो वो क्रियाओं के आने पर जिसमें एक्शन आ जाए, तो उसमें आप लगाएंगे जो आपका ये है, जैसे उड है। लेकिन जहां पर एक्शन नहीं है, यानी कि स्टेटिव माने जो स्थिर हैं, उनके साथ यूज्ड टू लगाएंगे। तो एक चीज तो ये पॉइंट हो गया कि आपको कुछ क्रियाओं को ध्यान में रखना है, वर्ब को ध्यान में रखना है, और वर्ब के अकॉर्डिंग उड अथवा यूज्ड टू प्रयोग होता है। यह बात अवश्य ध्यान रखेंगे, वर्ब के हिसाब से उड लगता है और यूज्ड टू का यूज होता है। यह पॉइंट आपको समझना है, ये नहीं कि चाहे जहां आप लगा दें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वुड का प्रयोग करें, व्हेनेवर यू यूज द मॉडल वुड, तो एक चीज और ख्याल रखेंगे
कि इससे संबंधित जो टाइमिंग है ना, इसका जिक्र आपको पहले कर देना अनिवार्य है। जैसे जब मैं 15 साल का था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो उसमें टाइमिंग आपका पहले आ जाना अनिवार्य है, इसका जिक्र करना अनिवार्य है। अगर टाइमिंग नहीं दे रहे हैं तो वुड का प्रयोग होगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में आप यूज टू लगा देंगे। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम वुड लगाएं या यूड टू लगाएं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं। हालांकि जब हम यूज टू की चर्चा करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। फिर भी यह याद रहे कि वर्ब में अंतर है। कुछ ही वर्ब ऐसे जिनके साथ आप यूज टू लगाएंगे, कुछ वर्ब ऐसे जिनके साथ आप वुड लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ना क्लियर हो पाए कि कहाँ पर मैं क्या लगाऊं, तो ऐसी स्थिति में आप केवल यूड टू लगा सकते हैं और नेवर वुड। वुड का प्रयोग आप कभी भी ना करें। यानी कहने का मतलब ऐसे कभी अंग्रेजी नहीं बनेगा कि आप सीधा लिख दीजिए आई वुड टॉक, आई वुड टॉक, ऐसे लिख दीजिए आई वुड वॉक, आई वुड वॉक, ऐसे लिख दीजिए। इसमें टाइम मेंशन है भी नहीं, तो इस तरीके से डायरेक्ट वे यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, आई यूज टू टॉक लिख सकते हैं, आई यूज टू वॉक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सीधे लिख दीजिए, लेकिन वुड का प्रयोग ना करें, ये गलत तरीका है। और हमेशा याद रहे कि जब भी वुड का यूज होगा तो वुड का यूज करने से पहले याद रहे कि इसकी टाइमिंग मेंशन करना अनिवार्य है। इट इज वेरी कंपल्सरी एंड नेसेसरी टू यूज अबाउट द टाइम इंडिकेटेड इन द लाइन्स। तो आगे देखिए, अब आपको हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, जो अगला पॉइंट है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट जो समाप्त हो गया। अब आते हैं हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे कंडीशनल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका हैबिट के बारे में, समाप्त हो गया। अब आइए कंडीशनल सेंटेंस में हम चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेज मिलेंगे। पहले तो ये आपको समझना है कि दो तरह के सेंटेंसेज इसमें आते हैं और कैसे प्रयोग होंगे, इनको जरा देखिए। अब इसमें आप एग्जाम्पल्स में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां एग्जाम्पल। तो जब हम 5वें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो इसमें पहला है वो इस प्रकार होगा कि जैसे मान लीजिए यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में, या मैं उड़ जाता। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, तो ये पास्ट टेंस का सवाल है। पास्ट टेंस में ये आया हुआ है और इसके साथ साथ पास्ट टेंस होने के साथ साथ इसमें पास्ट टेंस की कोई संकल्पना है, यानी कि कोई परिकल्पना है, संकल्पना, यानी कि इसमें जो है सपोजिशन है, कोई न कोई आप कल्पना कर रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से ये सही नहीं है। आप केवल कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। तो ऐसे स्थिति में आप लिखेंगे इफ, और आई वर हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड हो जाएगा, और कामा लिखेंगे तो की अंग्रेजी कामा लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस को आगे चल करके हम जिक्र करेंगे, उसके सारे रूल्स आपको बताएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है सचमुच में वो 3 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जब बनाते हैं तो कंडीशनल में 3 तरह के होते हैं। एक आपका प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट कंडीशन, तीसरा आपका फ्यूचर कंडीशन। तो वहां डिटेल्स आपको समझा जाएगा, तो इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इफ आई वर बर्ड, कामा के बाद लिखेंगे आई और इसके बाद लिखेंगे वुड और इसके बाद लिखेंगे फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। अब यहाँ एक पॉइंट और आ रहा है कि यहाँ पर वर आ रहा है। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर आपका आई दिया हुआ है, आई के साथ वाज होना चाहिए, तो वर क्यों है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। फॉर ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट होंगे, समस्त सब्जेक्ट के साथ में आपको केवल और केवल वर का प्रयोग करना है, वाज नहीं, क्योंकि ये उसका रूल है, नियम है। जब कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट कंडीशनल पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, और दूसरे वाक्यांश में वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि वुड का प्रयोग यहाँ भी हो गया। और इस तरीके से यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो एक तो आपका पास्ट टेंस कंडीशनल में एक सवाल ये हो गया। अब आइए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं।
पास्ट टेंस का ही दूसरा कंडीशन है जो संकल्पना नहीं है बल्कि वो वास्तविक घटना के रूप में है। हाँ फिर भी कल्पना है। कहने का मतलब यह है कि कल्पना यह भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इस कल्पना में और उस कल्पना में क्या अंतर है? काल्पनिक बात वह भी है, वह एक घटना है, परंतु ये जो काल्पनिक बात है इसमें किसी चीज के बनने या होने की बात होती है। जैसे मैं पक्षी होता, यदि मैं राजा होता, यदि मैं पीएम होता, यदि मैं आपका भाई होता, तो इसमें बनने या होने की बात हो रही है। लेकिन जो दूसरा आ रहा वो कोई घटना है, कोई घटनाक्रम है। जैसे उदाहरण नंबर 6 देखिए। उदाहरण नंबर 6 में आपका आएगा, उदाहरण नंबर 6, यदि सरदार पटेल ना मरे होते तो कश्मीर समस्या हल हो गई होती। तो देखिए अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा इफ सरदार पटेल और हैड नॉट डाइड, अगर सरदार पटेल ना मरे होते, इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, और इसके बाद लिखेंगे वुड और हैव सॉल्व्ड। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये हो गया कि वुड के साथ हैव आ रहा है और सॉल्व्ड यानी कि थर्ड फॉर्म आ रहा है। देखिए और यहाँ लेकिन वुड आ रहा है। हालांकि यह एक दूसरे प्रकार का मॉडल्स है और यहाँ पर जो इसके यूज है उसके कंडीशन के हिसाब से हुआ है, और ये चल करके आगे चल करके समझाया जाएगा, आपको विशेष ढंग से बताएंगे कि किसी भी मॉडल में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जब यूज होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई ऐसी घटना जो पास्ट टेंस में हुई है परंतु पास्ट टेंस में हो सकती थी लेकिन हुआ नहीं है। कोई ऐसी घटना जो पास्ट टेंस में हो सकती थी लेकिन हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये यूज किया जाता है। और दूसरी बात, अगर चाहें तो आप इसको पैसिव वॉइस भी बना सकते थे। जैसे मान लीजिए कश्मीर, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर वुड हैव बीन सॉल्व्ड, तो चाहे वुड हैव सॉल्व्ड लिखिए या वुड हैव बीन सॉल्व्ड भी आप लिख सकते थे, बीन भी लगा सकते थे, सॉल्व्ड। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमको केवल एक चीज देखना था कि इसमें वुड का प्रयोग आया हुआ है और हमारा मतलब है वुड से। तो आपने देखा कि पास्ट कंडीशनल टेंस में दो तरह के लोग थे, पहला और दूसरा। पहले में आपका किसी चीज के बनने या होने की बात थी, दूसरे में कोई घटनाक्रम था जिसके बारे में बात हुई, और दोनों जगह पर आपका वुड का प्रयोग किया गया। तो एक तो वुड का प्रयोग ऐसे होता है। अब लास्ट और अंतिम जो फैक्ट है वो इनडायरेक्ट को लेकर के है। तो उदाहरण नंबर 7 को मैं आपको समझा देता हूँ कि इनडायरेक्ट में वुड कैसे आएगा। तो ये सामान्य स्थिति है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि ही सैड और इसके बाद कहा जाए आई सेल लिखा हो, आई सेल और फिर लिखा हो हेल्प यू, ऐसे लिखा है अगर, तो आप जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली ही सेड का सेड रह जाएगा, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, आई को ही के अनुसार ही लिख देंगे, और जब ही आएगा तो यहाँ देखिए आई के साथ सेल है परंतु ही के साथ सेल का विल होगा, तो विल का पास्ट टेंस हमको यहाँ वुड लिखना होगा और हेल्प हो जाएगा। और यू को आप बदल सकते हैं मी में अथवा हिम में, किसी एक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ वुड लगा, परंतु यह बात ध्यान देंगे कि ये इनडायरेक्ट में नरेशन में होगा। तो जो आपका वुड का प्रयोग है ना, ये दो तरीके से हो रहा है। या तो यह आपका फ्यूचर टेंस के सेंस में हो रहा है अथवा आपका पास्ट टेंस के सेंस में हो रहा है। हमने आपको इसके टेंसेस के साथ साथ यानी अलॉन्ग विद द टेंसेज और जो यूजेज ऑफ मॉडल्स हैं, यूजेज ऑफ वुड हैं, ये विथ देयर कंडीशन, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज समझा दिया है। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इसे, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। आपने इसे देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।